बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने ज़माने की बात है, किसी मुल्क पर खदा दोस्त नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह बहुत नेक और सुलह पसंद था। इसकी मलका भी बहुत अच्छी और गरीबों की मदद करने वाली औरत थी। इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शहजादी अनम था। शहजादी अनम अपनी खूबसूरती, जहानत और अच्छे इखलाक की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। शाह खदा दोस्त के यूं तो बहुत से वजीर थे, मगर इनमें मिलनसार नामी वजीर अपनी जहानत और अक्लमंदी की वजह से इसके बहुत करीब था और वो उस पर बहुत एतमाद करता था। उस वजीर का एक बेटा भी था जिसका नाम खुशबख्त था। वो शहजादी अनम से 2-3 साल बड़ा था। बादशाह को अपने इस वजीर से इतनी मोहब्बत थी कि उसने इसका महल भी अपने महल के बराबर में तामीर करवाया। वजीर मिलनसार के बेटे खुशबख्त का बचपन शहजादी अनम के साथ खेलते कूदते गुजरा था और अब वो दोनों जवान हो गए थे। खुशबख्त बहुत ज़हीन और बहादुर लड़का था। बचपन ही से एक साथ रहने की वजह से दोनों एक दूसरे से बहुत मानूस हो गए थे। जब खुशबख्त छोटा था तो शाह खदा दोस्त ने इसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम भी शहजादी अनम के साथ महल में ही करवा दिया था, जहां दोनों माहिर असातिज़ा से तालीम के साथ साथ तलवारबाजी और तीर अंदाजी का फन भी सीखते थे। शाह खदा दोस्त इससे अपने बेटों की तरह मोहब्बत करता था। मलका भी खुशबख्त की अच्छी आदतों की वजह से उसे बहुत पसंद करती थी। अब रही शहजादी अनम तो उसे तो खुशबख्त बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। शाह खदा दोस्त का मुल्क जिस पर वो हुकूमत करता था निहायत छोटा सा था। इसमें 3-4 बड़े बड़े शहर और 100-150 गांव थे। उसकी फौज भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। बादशाह एक बात से बहुत परेशान रहता था। उसके पड़ोसी मुल्क पर शाह बहराम नामी बादशाह की हुकूमत थी। शाह बहराम का मुल्क भी बहुत बड़ा था और उसकी फौज भी बहुत ज्यादा थी। वो निहायत जालिम और लालची इंसान था और उसे दौलत हासिल करने का बेहद शौक था। उस शौक को पूरा करने के लिए इसकी फौजें आए दिन आसपास की छोटी रियासतों पर हमला करके वहां के रहने वालों का माल और दौलत लूट कर चली जाती और इस लूट मार की खुशी में वो लोग खूब जश्न मनाते। जब इन छोटे छोटे मुल्कों में किसानों की फसलें तैयार हो जाती और वो उन्हें काट काट कर जमा कर रहे होते ताकि उन्हें फरोख्त करके पैसे कमाएं, तो शाह बहराम की फौजें हिला बोल कर सारा अनाज अपने साथ ले जाती और बेचारे कमजोर और निहत्ते किसान मुंह देखते रह जाते। उनका बकिया पूरा साल निहायत गुर्बत और परेशानी में गुजरता। उन छोटी रियासतों की फौजें इनका मुकाबला करने की कोशिश तो करती थी, मगर कम तादाद की वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ जाता था। उस बात से शाह खदा दोस्त बहुत परेशान था। उसे इस बात का बहुत अफसोस होता था कि वो अपने मुल्क के लोगों की जान और माल की हिफाजत करने में नाकाम हो गया है। उसने सोचा कि उसे इस नाकामी की वजह से बादशाह बनने का कोई हक नहीं है। उसने फैसला कर लिया कि वो बादशाह छोड़ देगा। इस सिलसिले में उसने अपने वफादार वजीर मिलनसार से भी बात की थी। बादशाह की बात सुनकर वजीर मिलनसार सोच में पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि इतना अच्छा बादशाह तख्त और ताज से दस्तबरदार हो जाए। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो बादशाह को इसके फैसले से बाज रखने के लिए क्या करे। जब उसकी समझ में इस उलझे हुए मसले का कोई हल न आया तो उसने अपने बेटे खुशबख्त से मशवरा करने की ठानी। घर जाकर वजीर ने खुशबख्त के सामने इस बात का तज़किरा किया और इससे हल तलब किया। खुशबख्त ने बाप की बात सुनकर कहा, अब्बा जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं महल जाकर बादशाह सलामत से इस सिलसिले में बात करूंगा। वजीर ये सुनकर मुतमईन हो गया। उसे अपने बेटी की जहानत पर पूरा भरोसा था और उसे उम्मीद थी कि वो बादशाह को इसके इरादे से बाज रखने में जरूर कामयाब हो जाएगा। बादशाह के इस फैसले का इल्म मलका और इसकी बेटी शहजादी अनम को भी हो गया था और वो दोनों भी बहुत फिक्रमंद थी। शाम को जब वजीर ज़ादा खुशबख्त शहजादी अनम के पास महल आया तो वो अपने बाप के साथ बाग में चहलकदमी कर रही थी। बादशाह बहुत उदास था। खुशबख्त इसके करीब आया और हाथ बांधकर निहायत अदब से बोला, जहां अपना मुझे अपने वालिद साहब की जुबानी आपकी परेशानी का इल्म हो गया है। मैं इसी सिलसिले में
आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस परेशानी का हरगिज ये हाल नहीं कि आप बददिल होकर तख्तो ताज छोड़ दें। अगर जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाए तो उसका मुकाबला करना चाहिए। हम कैसे मुकाबला करें? पड़ोसी मुल्क बहुत बड़ा है, इसकी फौज भी बहुत ज्यादा है। वो लोग जब चाहते हैं हमारे मुल्क पर हल्ला बोलकर हमारे लोगों को अपने जुल्म और सितम का निशाना बनाकर उनका माल असबाब लूट कर चले जाते हैं। हमारी फौज बहुत कम है, एक हद तक तो इनका मुकाबला करती है, फिर पसपा हो जाती है। हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अपनी रिया को इनके जुल्म और सितम से नहीं बचा सकते। बादशाह ने उदासी से कहा। इसकी बात सुनकर शहजादी अनम भी मगमूम नजर आने लगी। जहां अपना आपके शिकवे में ही मुसीबत का हल मौजूद है। खुशबख्त ने सर झुकाकर कहा, अगर आपकी फौज तादाद में कम है तो इसका वाहिद हल यह है कि फौज की तादाद ज्यादा कर ली जाए ताकि दुश्मन पर गलबा पाया जा सके। खुशबख्त की बात सुनकर बादशाह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने आहिस्तगी से कहा, हम फौज की तादाद बढ़ा तो ले, मगर हमारे खजाने में इतने पैसे नहीं हैं। सारा अनाज और दूसरी चीजें तो दुश्मन मुल्क की फौजें लूट कर ले जाती हैं, जिसकी वजह से लोग गरीब हो गए हैं और खजाने में महसूल भी नहीं जमा करा सकते। शाही खजाना तो बढ़ता ही इनकी महसूलात से है जो रिया हुकूमत को देती है। हम इन सिपाहियों को तनख्वाह कहाँ से देंगे? इनके लिए जंगी साजो सामान कहाँ से आएगा? खजाना तो खाली पड़ा है, इसमें चंद लाख अशरफियाँ बाकी रह गई हैं। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। जहाँ पना ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। खुशबख्त ने बड़े यकीन से कहा, मेरे ज़हन में एक मंसूबा है, इस पर अमल करके हम अपने दुश्मन को ज़ेर कर सकते हैं। बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं अपने इस मंसूबे पर अमल पैरा हो सकूँ। इसके अलावा मुझे 1 लाख अशरफियाँ भी दरकार होंगी, उनका इंतज़ाम शाही खजाने से करना होगा। उसकी बात सुनकर बादशाह की आंखें खुशी से चमकने लगी। शहजादी अनम भी खुश नजर आने लगी। उसे यकीन था कि खुशबख्त इस मसले को हल करने में जरूर कामयाब हो जाएगा। हमारी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि इस सिलसिले में जो कुछ भी करना चाहते हो करो। हम इस बात से बहुत खुश हैं कि तुमने हमारी मुश्किल को महसूस करके हमारी मदद करने का फैसला किया है। तुम्हारी अक्ल और दानिशमंदी से उम्मीद है कि हम और हमारा मुल्क इस मुश्किल से निकल जाएगा। हम शाह खजानची को भी हुक्म दे देंगे कि 1 लाख अशरफियाँ तुम्हारे हवाले कर दे। शाह खदादोस ने कहा। फिर इसने उसी वक्त शाही फरमान जारी कर दिया जिसमें हुक्म दे दिया गया था कि हुकूमत के तमाम लोग खुशबख्त के अहकामात पर अमल करें और उसे जिस किस्म की भी मदद दरकार हो उसे मुहैया करें। ये खबर हर तरफ फैल गई थी। वजीर बहुत खुश था कि बादशाह सलामत ने इसके बेटे को एक अहम काम करने के लिए मुंतखब कर लिया है। अगले रोज खुशबख्त को 1 लाख अशरफियाँ मिल गई। उसने शाही हरकारों के जरिए मुल्क भर के तमाम आहिनगरों यानी लोहारों को तलब कर लिया। ये सब लोग दहातों को भट्टियों में पिघला कर मुख्तलिफ अशिया बनाने में माहिर थे। उसका हुक्म मिलते ही चंद दिनों में मुल्क भर के तमाम लोहार और इनके साथ काम करने वाले मजदूर हाजिर हो गए। इसी दौरान खुशबख्त ने महल से कुछ दूर एक बहुत बड़ी जगह पर उनके रहने सहने के लिए खेमे लगवा दिए। उसने उसी जगह लोहे और दूसरी धातों को पिघलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां भी लगवा दी थी। जब सब लोहार और इनके कारीगर वहां पर जमा हो गए तो खुशबख्त ने इनसे कहा, आज से आप सब लोग शाही आहिनगार हैं। आपको अच्छी तनख्वाहें दी जाएंगी, मगर सब लोगों को 24 घंटे इसी जगह रहना पड़ेगा ताकि यहाँ हर वक्त काम होता रहे। आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क की फौजें आए दिन हमारे मुल्क पर हमला करके यहाँ के लोगों का माल असबाब और अनाज लूट लेती हैं। यहाँ से वो लोग हमारे नौजवानों को भी पकड़ कर ले जाते हैं, उन्हें गुलाम बना लिया जाता है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो एक रोज वो हमारे मुल्क पर कब्जा करके हम सबको भी अपना गुलाम बना लेंगे। गुलामी बहुत बुरी होती है। किसी का गुलाम बन जाने वाले लोग जिंदा तो रहते हैं मगर तरक्की नहीं करते। उन्हें पढ़ने लिखने और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं होती। आजाद मुल्क के आजाद लोग ही अपने मुल्क को तरक्की की राह पर डालते हैं।
और एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। अपने वतन की हिफाजत के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी फौज की तादाद बढ़ाएं ताकि हमारा पड़ोसी मुल्क हम पर बुरी नजर न डाल सके और हम और हमारे घर वाले उनके जुल्म सितम से महफूज रह सकें। हमारे मुल्क का हर फर्द एक सिपाही होगा, मगर उसके लिए हमें जंगी साजो सामान की जरूरत पड़ेगी। अब आप लोगों का काम यह है कि अपने दुश्मन से बचाव के लिए दिन रात हथियारों की तैयारी में लग जाएं। खुशबख्त की बात इन सब की समझ में आ गई थी। वहां आए हुए तमाम लोहारों और मजदूरों ने अहद किया कि वो अपने मुल्क की सलामती के लिए जी जान से काम करेंगे। उन्होंने अपना कहा कर दिखाया और चंद ही महीनों में उन्होंने दिन रात काम करके चमकती दमकती तलवारों, खंजरों, नेज़ों, तीरों और जरा बख्तरों के ढेर लगा दिए। जब ये सारा सामान एक बहुत बड़ी तादाद में तैयार हो गया तो खुशबख्त ने एक दूसरा हुक्मनामे जारी कर दिया कि मुल्क का हर वो नौजवान जो 18 साल से 30 साल की उम्र का है अपना नाम आकर शाही रज़ाकार सिपाहियों में लिखवाए। ऐसे तमाम लोगों को जंगी तरबियत दी जाएगी और उन्हें शमशीर जनी, तीर अंदाजी और घोड़ सवारी का माहिर बनाया जाएगा। ये तरबियत लेने वाले बाकायदा फौज के मुलाजिम नहीं होंगे, मगर जंग होने की सूरत में वो सब रजाकाराना तौर पर शाही फौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे ताकि अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। इस ऐलान के होते ही पूरे मुल्क में एक जोश व खरोश पैदा हो गया। सब लोग अपने मुल्क से बेहद प्यार करते थे और उसकी हिफाजत के लिए अपने जान और माल लौटाने को तैयार थे। चंद ही दिनों में बेशुमार नौजवान हाजिर हो गए। खुशबख्त ने अपनी निगरानी में सिपा सलार और दूसरे जंग माहिरों और फौज के तजर्बाकार सिपाहियों की मदद से उन्हें जंगी तरबियत देना शुरू कर दी। ये तमाम नौजवान दिन में तो मेहनत मजदूरी करते ताकि इनका घर बार चलता रहे और रात का कुछ हिस्सा जंगी तरबियत लेने में गुजारते। ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि शाही फौज में ऐसे हजारों नौजवानों का इजाफा हो गया जो शमशीर जनी, नेजाबाजी और तीर अंदाजी में अपना जवाब नहीं रखते थे। फिर एक रोज ऐसा हुआ कि शाह बहराम की फौजों ने शाह खुदा दोस्त के मुल्क पर चढ़ाई करने का मंसूबा बनाकर इनके मुल्क की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। इस मौका पर इनका बादशाह शाह बहराम भी इनके साथ था। उसे शहजादी अनम के मुतल्लिक खबरें मिल गई थी कि वो बहुत खूबसूरत और ज़हीन है। अब उसका इरादा था कि वो शाह खुदा दोस्त को शिकस्त देकर उसे कत्ल कर देगा और उसके मुल्क पर कब्जा करके शहजादी अनम से शादी कर लेगा। खुशबख्त ने एक काम और भी किया था। उसने चारों तरफ अपने जासूस फैला दिए थे जो हर दम जालिम और मक्कार शाह बहराम की फौज पर नजर रखते थे। शाह बहराम के इरादों की खबर उन्हें हुई तो उन्होंने ये इत्तला खुशबख्त तक पहुंचा दी कि दुश्मन ने हमला करने की मंसूबा बंदी कर ली है और इनके मुल्क की जानब चल पड़े हैं। ये इत्तला मिलते ही खुशबख्त ने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दिया। उसकी सारी फौज न सिर्फ तादाद में बहुत ज्यादा बल्कि निहायत मुंजिम भी हो चुकी थी। दुश्मन को इन तमाम बातों का इल्म ही नहीं था। वो तो यही समझ रहे थे कि इस मर्तबा फिर वो उन कमजोर लोगों पर हमला करके न सिर्फ उनका माल असबाब लूट लेंगे बल्कि उनके मुल्क पर कब्जा भी कर लेंगे और इसके बाद शहजादी अनम की शादी उनके बादशाह से हो जाएगी। अजीज़ादा शाह बख्त अपनी फौज की क़यादत कर रहा था और जरा बख्तर पहनकर हाथ में चमकती तलवार लेकर सबसे आगे था। उसके पीछे पहली कतार में हजारों आहनी जरा बख्तर पहने सिपाही उसके साथ आ रहे थे। उन सिपाहियों के पीछे तीर अंदाज और नेज़े बहालों से लैस घोड़सवार सिपाही थे। जैसे ही दुश्मन से सामना हुआ ये सब के सब उन पर पल पड़े। शाह बख्त और इसके सिपाही चूंकि लोहे की जर बख्तरें पहने हुए थे इसलिए दुश्मन की फौजियों की तलवारों का इन पर कोई असर न हुआ, मगर इनकी तेज और चमकती हुई तलवारों ने किश्तों की पश्ते लगा दिए और दुश्मन के सिपाहियों का सफाया होने लगा। दुश्मन के जो सिपाही घोड़ों पर सवार थे माहिर तीर अंदाज इन पर तीर चलाने लगे। इन तीर अंदाजों का निशाना पक्का था जिसकी वजह से कुछ ही देर में दुश्मन के बेशुमार सिपाहियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गए। लड़ाई को शुरू हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि दुश्मन की फौज ने पसपाई एहतियात करना शुरू कर दी।
उसके बहुत से सिपाही मारे गए थे। जो बाकी बच गए थे उन्होंने फरार होकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर घोड़सवार नेज़ेबाज सिपाहियों ने अपने भागने का मौका न दिया और उनका ताक़ुब करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ उनका लालची बादशाह भी गिरफ्तार हो गया था। मैदान जंग की पल पल की खबरें शाह खदादोस्त को महल में मिल रही थी। उसे जब ये पता चला कि दुश्मन को शिकस्त हो गई है तो वो बहुत खुश हुआ। उसे खुशबख्त पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था, जिसकी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि जंजीरों में जकड़ा जालिम और लालची बादशाह शाह बहराम इसके रूबरू खड़ा था। इसके चेहरे पर परेशानी के असरात थे और ये सोच सोच कर इस पर खौफतारी था कि जाने अब इसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। शाह खदादोस्त ने एक कहर आलूद निगाह इस पर डाली और बोला, तुम्हारे लालच और जुल्म ने तुम्हें ये दिन दिखाया है। अगर तुम लूट मार का बाजार गर्म न करते और अपने इर्द गिर्द के छोटे और कमजोर मुल्कों से मेल मिलाप और प्यार मोहब्बत से रहते तो कभी भी इस जिल्लत से दो चार न होते। ताकत के नशे ने तुम्हें जालिम और मगरूर बना दिया था। जालिम और मगरूर लोगों का यही अंजाम होता है। फिर शाह खदादोस्त ने शाह बहराम को एक दूर दराज वीरान जजीरे पर छुड़वा दिया, जहां पर एक इंसान भी मौजूद नहीं था। इसके बाद उसने उसके मुल्क को भी अपनी ममलकत में शामिल कर लिया। उस मुल्क के खजाने मासूम लोगों के लूट मार के माल से भरे हुए थे। खुशबख्त के मशवरे पर शाह खदादोस्त ने उनमें मौजूद वो तमाम दौलत उन लोगों को वापस कर दी जिन्हें लूट कर शाह बहराम ने उन्हें भरा था। उस कामयाबी पर शाह खदादोस्त की रया में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। उन्होंने पूरे एक हफ्ते तक इस फतह का जश्न मनाया। जालिम और लालची शाह बहराम से निजात पाने के बाद अब आसपास के मुल्कों में रहने वालों को भी कोई डर खौफ न रहा था और वो भी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। चंद ही दिनों में शाह खदादोस्त के मुल्क में बहुत खुशहाली आ गई। लोग खुशहाल हुए तो मुख्तलिफ महसूलात की मद में मिलने वाली रकम से शाही खजाने में तेजी से इजाफा होने लगा, जिससे शाह खदादोस्त अपनी रिया की फलाह और बहबूद पर खर्च करने लगा। वजीर ज़दा खुशबख्त ने जिन सिपाहियों को फौज में रज़ाकाराना तौर पर भर्ती किया था, शाह खदादोस्त ने न सिर्फ इन्हें इनाम और इकराम से नवाजा बल्कि उन्हें बाकायदा फौज में शामिल करने के अहकामात जारी करके उनकी बेहतरीन तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी। इस तरह खुशबख्त की अक्लमंदी की वजह से एक जालिम और लालची बादशाह से सबको निजात मिल गई। शाह खदादोस्त इससे बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद उसने मलका से मशवरा करके शहजादी अनम की शादी खुशबख्त से कर दी और उसे तख्त और ताज सौंप कर खुद याद इलाही में मसरूफ हो गया।